वेलकम क्लास 10th नेशनलिज्म की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जालियांवाला बाग मास्कर। चैप्टर हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इम्पॉर्टेंट डेट्स। इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, अब के बाद के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के दौरान जो प्रोमिनेंट इवेंट हुए हैं, जिन घटनाओं ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी है, उन सभी घटनाओं को बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं मार्क्स स्कोरिंग है, 10th में आपको स्कोर करने में मदद करेगा। मैं उन्हीं इवेंट का जिक्र करूंगा जो आपके स्कोर से जुड़ा हुआ है, जो आपको स्कोर करने में मदद करेगा। मसलन हम लोग रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ेंगे, सॉल्ट लॉ पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, जालियांवाला बाग मस्कर पढ़ेंगे, औध किसान सभा का गठन पढ़ेंगे, कांग्रेस सेशन पढ़ेंगे। तो इन सभी के दौरान हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड्स में आते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग उस पर सब पे नज़र डालेंगे, सबको बारीकी से अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी चेक करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ। आज का हमारा टॉपिक है जालियांवाला बाग मास्कर, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट वैसे तो 1857 में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गांधी के अराइवल से इसको एक नई दिशा मिलती है। अब ये बात अलग है कि गांधी के रोल को हम लोग कैसे एनालाइज करें, ये किस रूप में देखते हैं, ये बात अलग है। लेकिन गांधी के अराइवल के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है और उसके बारे में पढ़ना तो ज़रूरी है। गांधी का अराइवल प्रोमिनेंट है। आप ये जिक्र ज़रूर कर सकते हैं कि गांधी जी का जो आंदोलन है वो सफल रहा या सफल रहा, इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी गांधी के अराइवल को, उनके रोल को, उनकी उपस्थिति को आप नकार कर नहीं चल सकते हैं। भारत की बहुत बड़ी आबादी को मोबिलाइज्ड करने में गांधी जी का एक बहुत अहम रोल रहा है और चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो आइए समझते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इससे पहले कि हम लोग जालियांवाला बाग मास्कर पढ़ें। पहला है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। ट्रूथ क्या होता है? सत्य क्या होता है? एक हमारे हिस्से का सच, एक आपके हिस्से का सच, और एक वो सच जो सबके हिस्से का सच है। तो उसी सच की बात हम लोग करेंगे। और वो सच क्या था कि भारत, इंडिया एक सॉवरेन नेशन था। अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, हमें प्रताड़ित किया, हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारे संसाधनों का दोहन किया। यही सत्य था। वो गैर थे भारत की धरती पर और इनका कोई अधिकार नहीं बनता था। तो उनके इस अनाधिकार के लिए उनको रिक्वेस्ट पूर्वक बाहर करना, हिंसक प्रवृत्ति के तहत नहीं, रिक्वेस्ट करके बाहर करना कि भाई ये ज़मीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, ये आपका अधिकार इसमें नहीं, यही सत्य है। और इसी विचार को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। इट वॉज अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन, बड़े पैमाने पर लोगों के आंदोलन का एक बहुत ही नैतिक, बहुत ही मोरल मेथड था मास एजिटेशन का, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, ये क्या था? इट वॉज अ मेथड ऑफ मास एजिटेशन। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी आंदोलन हिंसक हो ये जरूरी नहीं है, अहिंसक तरीके से भी आप विजय पा सकते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये उनका मानना था, मैं इसमें अग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। तो गांधी जी का कहना था कि अगर उन्होंने सत्य के ताकत को दिखाया कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, सत्य बोलने की बात वो नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप सत्य पर हैं, यानी धर्म पर हैं, यानी सही रास्ते पर हैं, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप गलत नहीं हो तो आप बहुत ताकतवर इंसान हो, अगर आप न्यूट्रल हो तो बहुत ताकतवर इंसान है। आपने अगर किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप बहुत ताकतवर हैं। अगर आप रिप्रेसर हैं, आप दमनकारी हैं, तो आप बहुत कमज़ोर इंसान हैं। ताकतें, विश्व की ताकतें, लोगों की ताकतें, जनता की ताकतें आपके साथ नहीं होंगी। ठीक है। It is said that the
cause is true and the struggle is against injustice, then physical force is not needed. गांधी जी का कहना था कि अगर कारण सही है, आप आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं और उसका कारण सही है ना, और जो आपका संघर्ष है वो इनजस्टिस या अन्याय के खिलाफ है, आपका जो आंदोलन है वो अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है, खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। आप सत्य पर रह करके, सत्य का आचरण करके, है ना, अहिंसक रूप से आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इट वॉज अ प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट ऑपरेसिव लॉज। अंग्रेजों ने भारतीयों के शोषण के लिए कई कानून बनाए थे। तो गांधी जी का कहना था कि नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, नॉन वायलेंट तरीके से और अवज्ञा करके, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? अब सविनय अवज्ञा, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा क्या है? सविनय अवज्ञा मतलब पोलाइटली प्रोहिबिशन। आप मना कर रहे हैं, विनम्र तरीके से आप मना कर रहे हैं कि भाई आपका जो ये कानून है वो सही नहीं है, इसे हम भारतीय फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये कानून लोकतांत्रिक तो नहीं है, कोई भी कॉलोनियल रूल जो था वो लोकतांत्रिक नहीं था, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग उसे पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो एक बार फिर से कि अगर हथियार क्या थे लड़ाई का, तो एक तो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ठीक है। दूसरा क्या है? अवज्ञा, मतलब पोलाइटली तरीके, सविनय अवज्ञा। आप कानून को मानने से इनकार कर दो, हिंसा का प्रयोग नहीं करो, अपने सत्य को दोहराते रहो। यही था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा मैं कि इट वॉज अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का नोबल मेथड था। ये पावर ऑफ ट्रूथ के आधार पर चलता था, मैंने इसमें सत्य के पावर का उपयोग किया गया था, यानी सबसे बड़ा जो वेपन था वो ट्रूथ था, सत्य था। और इसका जो मेन पॉइंट है कि इफ द काउज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड। इस सत्याग्रह का मीनिंग यही था। ये अगर कोई मीनिंग पूछता है क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं कि इफ द काउज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट द इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड। अगर आपका कारण सही है और आपका विरोध जो है अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। यही है सत्याग्रह। अब हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको लाने वाले थे सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या है भाई? हम लोग फेमस तरीके से इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट का सही नाम अनार्कियल रिवोल्यूशनरी एक्ट था। चूंकि सर सिडनी रॉलेट ने इस कानून को बनाया था, इसलिए इसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, ठीक है। फेमस तरीके से इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका रियल नेम जो है अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है ना। पॉपुलर तरीके से, अनपॉपुलर नहीं कहिए, इनपॉपुलर तरीके से इसे विख्यात नहीं कहेंगे, कुख्यात कहेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हम भारतीयों का शोषण किया गया, ठीक है। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे पारित किया गया था 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ सर सिडनी रॉलेट। इट गेव गवर्नमेंट enormous power to suppress the political activities. It also gave the power to arrest anyone in India and send him for imprisonment of 2 years. Gandhi wanted to call off a हड़ताल on 6th April. अब ये जो रॉलेट एक्ट था ये काला कानून था। काला कानून क्यों था? तो इसमें बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के, बिना किसी FIR के आपको अरेस्ट किया जा सकता था, शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अरेस्ट किया जा सकता था। इसमें 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था। बिना आरोप तय हुए, बिना कोई मुकदमा चलाए हुए, बिना कोर्ट और वकील के आपको 2 सालों तक जेल में रखा जा सकता था। और इसी कानून के आधार पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। ये अरेस्ट क्यों हुआ? तो लोगों को लगता था, ब्रिटिशर्स को लगता था कि भारतीय जो है आंदोलित हो रहे हैं, ये उनका आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है और उनकी सत्ता के लिए खतरा साबित हो सकता है। वो चाहते थे
कि कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था आए जो भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवाद। एक दौर था उस समय 1919 का जो समय था ना, एक सांस्कृतिक जागरण का दौर था। भारत के लोग जो है सांस्कृतिक रूप से जागृत हो रहे थे, उद्वेलित हो रहे थे, आंदोलित हो रहे थे। तो भारत में उस समय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरण चरम पर था, और इसी से डरी हुई ब्रिटिश सरकार जो है अनार्कियल रिवोल्यूशनरी एक्ट लाती है और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है। अब चूंकि गांधी जी लीडिंग फेस थे आंदोलन के, उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल करने की घोषणा की। इसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी जो 6 अप्रैल को हड़ताल करने वाले थे, उसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर गांधी जी हड़ताल बुला लेते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, लेकिन खैर घटनाएं आगे बढ़ती हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल करते हैं, बड़े पैमाने पर चीज़ें घटनाएं होती हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो होनी नहीं चाहिए थी अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ठीक है, एक ब्रिटिश मिशनरी थे जिनका नाम था शेरवुड जो है वो एक ब्रिटिश मिशनरी थी। उनके संरक्षण में कुछ ब्रिटिश लड़के पढ़ा करते थे। एक बार क्रांतिकारियों ने कहीं उन्हें बंदी बना लिया, बात जनरल डायर तक पहुंची। अब जहां उन्हें कैप्चर किया गया था वहां उस गली के सभी लोगों को दंड देने का प्रावधान हुआ। इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि उस एरिया के सारे लोग, भारतीय रिवोल्यूशनरी जिन्होंने शेरवुड को घेरा था, उससे उन्हें दंडित किया जाए। उस एरिया के भारतीयों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद ज़मीन पर नाक रगड़ने की बात की गई। अब ये देखिए, ये घटना जो है पृष्ठभूमि है आपके जालियांवाला बाग मास्केयर का। ये सारे ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे प्रोग्रेस है, ऐसे डेवलपमेंट है जो आगे जाकर के जालियांवाला बाग मास्केयर को जन्म देता। ये इसमें इन सभी घटनाओं में जालियांवाला बाग मास्केयर का बीज छुपा हुआ है। आप एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और तो आपको पता चलेगा कि आखिर उनकी सोच क्या थी, क्या कारण था कि अचानक बैसाखी के दिन इतने लोग जमा हो गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे पहले कि जालियांवाला बाग मास्केयर की ओर बढ़े, हम लोग इस बैकग्राउंड स्टोरी को समझेंगे, शेरवुड की घटना को समझेंगे। तो शेरवुड जनरल डायर के पास जाता है और जाती हैं। जनरल डायर जो है लोगों को अरेस्ट करता है उस एरिया में जहां इनको घेरा गया था, और भारतीयों को नाक रगड़ने के लिए कहा जाता है। और कहा जाता है कि भारतीय लोग जो है अपने ईश्वर, अपने गॉड के नीचे, गॉड के चरणों में नाक रगड़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई यूरोपियन स्त्री भी जो है भारत के देवताओं भगवानों से कम नहीं है ना, उनके सामने भी इनको नाक रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद भारतीयों में द्रोह की भावना आ गई, एक विद्वेष की भावना आ गई। किसी के भी धार्मिक भावना का अगर आप आहत करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। तो आप इसे ये जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, बिहार बोर्ड की किताबों में इस घटना का जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, भारतीय उग्र हो जाते हैं, कई जगह बैंकों को जला दिया जाता है ना, और इस तरह से घटना आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ के हम लोग आते हैं, हमारा जो अगला स्लाइड है, जालियांवाला बाग मास्केयर। तो हम लोग अभी तो जालियांवाला बाग मास्केयर पढ़ रहे हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मास्केयर के बीच में जो इंसिडेंट है, ये जो कड़ी है दोनों को जोड़ती है। आप कह सकते हैं कि जालियांवाला बाग जो मास्केयर है उसकी पृष्ठभूमि रॉलेट एक्ट है। ना रॉलेट एक्ट होता, ना जालियांवाला बाग मास्केयर होता। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। जालियांवाला बाग मास्केयर क्या है? तो एक मास किलिंग था, एक जेनोसाइड था, एक मास किलिंग था। भारतीय क्रांतिकारियों को बड़े पैमाने पर मारा गया था जनरल डायर के द्वारा। डेट क्या था? 13 अप्रैल 1990 को, 13 अप्रैल 1919 को। इससे पहले क्या हुआ था? तो मैंने बताया था कि गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके विरोध में चीज़ें हो रही थी। अब इसमें क्या हुआ कि मेल्स इरविन एक अंग्रेज अधिकारी थे
10 अप्रैल के दिन उनके घर पे क्रांतिकारियों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और बड़े पैमाने पे ब्रिटिश फौजियों को घायल कर दिया। वहाँ ब्रिटेन के फौजियों ने, सिपाहियों ने ओपन फायर किया और फायर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। गुस्सा बढ़ जाता है और इसी ओपन फायर के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल के मित्र जालियांवाला बाग मास्केयर की मीटिंग की घोषणा करते हैं, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल को होने वाली थी। ठीक है, आगे आते हैं। तो यही जालियांवाला बाग मास्केयर जो है मास किलिंग है। 10 अप्रैल के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। इनको डर है, ब्रिटिशर्स को डर होता है कि कहीं आंदोलन उग्र हो जाएगा, फिर सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। तो या फिर जो पंजाब में जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, अमृतसर में जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उससे पूरे भारत में भारत के लोग जो है इंस्पायर उससे नहीं हो जाए। तो इस डर से उन्होंने क्या किया कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, अब भीड़ कहीं मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होनी थी, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सत्यपाल के जो फ्रेंड थे, उन्होंने वैसाखी के दिन जालियांवाला बाग जो प्लेस है वहाँ मीटिंग अरेंज कर दी थी वैसाखी के त्यौहार। वहाँ क्या होना था कि रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए लोग अपनी बात रखने वाले थे और आगे के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करनी थी जालियांवाला बाग में। ठीक है, तो 13 अप्रैल में ये जो है मीटिंग चल रही थी। वहीं डेट क्या है, 13 अप्रैल 1919, इवेंट मास किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल बाय जनरल डायर। बड़े पैमाने पर जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारा गया। ठीक है, ओकेजन क्या था भाई, सेलिब्रेशन ऑफ वैसाखी। ठीक है, यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट है, इसको इग्नोर करेंगे आप लोग। पीपल वेयर अपोजिंग द रॉलेट एक्ट, यहाँ लोग जो है रॉलेट एक्ट को अपोज कर रहे थे। क्या है, गांधी जी वांटेड टू लॉन्च हड़ताल, ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट केप्ट एन आई ऑन इट। तो ये सारे घटनाक्रम पर ब्रिटिश सरकार की नज़र बनी हुई थी। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के बाद जो चीज़ें हुई, डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, तो लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा। ठीक है, 10 अप्रैल की घटना को भी मैंने बता ही दिया कि एक जो है पुलिस ने फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट इन अमृतसर। लेकिन कहीं कहीं लिखेगा कि आपको मैंने बताया कि एक इरविन जो थे, मेल्स इरविन जो थे, उनके घर पर अटैक किया गया था। इसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने गोली चलाई। कहीं आपको मिलेगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। खैर, ये तो सोर्सेस की बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले की घटनाएं हैं। आगे घटनाएं क्या हो रही हैं, मैंने बताया कि डर में गवर्नमेंट इन फियर इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन पंजाब। डर के कारण सरकार ने क्या किया, पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल डायर टुक कमांड ऑन 13 अप्रैल on Baisakhi Day. A large crowd of people unaware of prohibitory orders gathered in the Jallianwala Bagh massacre. देखिए, कुछ लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स से थे जिनको ये पता था कि करना क्या है, लेकिन उस भीड़ में बहुत सारे निहत्थे और निर्दोष लोग थे, बच्चे थे, स्त्रियां थी। ठीक है, उन्हें ये पता नहीं था। उन्हें पता था कि हम लोग बैसाखी के मेले में जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जनरल डायर अराइव्ड एंड ब्लॉक द पाथ एग्जिस्ट। He ordered the troops to open fire on men, women and children. अब 13 अप्रैल 1919 को जहां जालियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी, बैसाखी का सेलिब्रेशन हो रहा था, वहीं जनरल डायर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है, जो एग्जिट है उसको ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने के बाद अपने ट्रूप्स को फायर ओपन करने का ऑर्डर देता है। अब ये ट्रूप्स में आप याद रखेंगे, कहीं सोर्सेस में मिलेगा आपको, कई बुक्स हैं उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये ट्रूप्स में किन किन लोग, कौन कौन से लोग थे। तो इसमें सिख रेजिमेंट के लोग थे, गुरखा राइफल्स के लोग थे, है ना, ये दो ट्रूप थे, सिख रेजिमेंट और गुरखा राइफल्स। ठीक है, तो इन लोगों ने ओपन फायर किया और लगभग अप्रॉक्स 1000 लोग जो हैं घायल होते हैं। 300 से ज़्यादा, 379 पीपल वेयर किल्ड, है ना, 379 लोग मारे जाते हैं अप्रॉक्स, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और इस तरीके से तो कुछ लोग जो है बहुत प्रशंसा करते हैं जनरल डायर की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 47 वोट जो है, 47 वोट जो है जनरल डायर के अगेंस्ट में पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर वोट उसके पक्ष में पड़ते हैं।
शेरवुड जो मिशनरी थी वो उन्हें ब्रिटेन का रक्षक कहती हैं डायर को। आगे चल करके क्या होता है, लेटर हंटर कमिटी फाउंड डायर गिल्टी बट डिड नॉट इम्पोज एनी पनिशमेंट। और आगे चल करके जो है हंटर कमीशन का गठन होता है। हंटर कमीशन अपना जांच करती है और जांच में डायर को गिल्टी तो पाया जाता है लेकिन उन्हें निर्दोष साबित किया जाता है। और इस तरीके से जनरल डायर जो एक आक्रांता था, हत्यारा था, उसे किसी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती है। चीज़ें बीत जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। 2019 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस घटना का खेद जताया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।